दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक आज होनी प्रस्तावित है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई जा सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है और ये बैठक दोपहर 3 बजे से नया रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित होने वाली है। इस कैबिनेट बैठक में आगामी निकाय चुनावों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। ये साय कैबिनेट की सप्ताह भर के भीतर दूसरी लगातार बैठक होगी और इसके पहले 26 नवंबर को भी एक बैठक की गई थी, जिसमें 54 राजनीतिक प्रकरणों को निरस्त करने और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों पर व्यापवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने, साथ ही 5वीं और 8वीं को बोर्ड परीक्षा में निर्मित करने संबंधित कुछ 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए गए थे। और अब देखना ये होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में कौन से अहम महत्वपूर्ण फैसलों पर बातों पर फैसले लिए जा सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको सूचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में फेंगल तूफान के असर की वजह से कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। जहां सीएम साय ने धान बचाने के निर्देश दिए, तो वहीं बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फेंगल तूफान का असर दिखाई दे रहा है, तो वहीं रायपुर के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। बस्तर संभाग के भी कई इलाकों में नमी बढ़ने के साथ ही हल्की बारिश हुई है। न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ बलरामपुर सबसे ठंडा और अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दंतेवाड़ा सबसे गर्म स्थान रहा। तूफान के चलते मुख्यमंत्री ने धान को बारिश से बचाने का निर्देश जारी किया, साथ ही अधिकारियों को कहा है। और साथ ही मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तूफान के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में नमी का असर देखने को मिलेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम ठंडा और गर्म बने रहने की संभावना है। रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि बादलों के कारण दिन का तापमान थोड़ा कम रहेगा। रायपुर में सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, तो वहीं दिन में हल्की ठंड महसूस होगी। रात का तापमान बढ़ने के कारण ठंड में कमी महसूस होगी। फेंगल तूफान के असर की वजह से राजधानी के इलाके में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रायपुर में दिन का तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शनिवार को रायपुर संभाग के गरियाबंद, धमतरी में नमी और तेज हवा के असर की वजह से दोपहर में मौसम ठंडा रहा, तो वहीं बस्तर संभाग के बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बूंदाबांदी हुई। नमी की वजह से दिन का तापमान कम हुआ, तो वहीं रात का तापमान सामान्य से अब अधिक हो चला है। और अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक और कार की टक्कर की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। 4 दोस्तों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। कटर से काट करके इनके शव निकाले गए। रायपुर से मैनपाट की ओर ये जा रहे थे, तभी कुछ ही घंटे पहले इन्होंने एक रील्स भी बनाई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के तेज रफ्तार ट्रक ने NH 130 पर कार सवारों को टक्कर मार दी और हादसे में 4 लोगों की 4 दोस्तों की मौत हो गई। इनमें से एक रायपुर में जिम संचालक भी था। वहीं एक युवक गंभीर हालात में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती किया गया और वहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सभी युवक रायपुर के रहने वाले थे। शनिवार शाम को घर से जगदलपुर घूमने जाना बताकर निकले थे, लेकिन अचानक मैनपाट जाने का प्लान बना लिए। अंबिकापुर पहुंचने से करीब 60 किलोमीटर पहले सुबह 5 बजे ये हादसे का शिकार हो गए। कार को कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा बात करें तो नेशनल हाईवे पर घना कोहरा भी छाया हुआ था और कोहरे के कारण कार चालक सामने से आ रहे ट्रक को देख नहीं पाए, जिसके चलते ये भीषण हादसा हुआ। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कार के सभी एयरबैग भी खुले, लेकिन चारों की जान नहीं बच पाई। वहीं हादसे की खबर मिलते ही राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला गया। केंद्र द्वारा 240 ई बसों को मंजूरी मिल चुकी है और 4 शहरों में ई बसों के लिए डिपो और चार्जिंग सुविधा के लिए 67 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए अब व्यवस्थाओं में विस्तार होने वाला है, जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द ही ई बसें चलने वाली हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के लिए तकरीबन 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई बसों को मंजूरी दी है।
और अब इस नई सुविधा को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने निविदा यानी टेंडर जारी किया है। इसके अंतर्गत बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चार्जिंग सुविधा विकसित किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य शासन ने चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही निविदा आमंत्रण की भी अनुमति दे दी गई है। सूडा ने चारों शहरों में ई बस सेवा के संचालन के लिए अलग अलग गठित अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को इन दोनों कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए कहा है। बता दें कि राज्य स्तर पर इसके लिए सूडा को नोडल एजेंसी और संबंधित जिलों के गठित अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस योजना में केंद्र सरकार बसों की खरीदी और उनके संचालन के लिए शहरों को वित्तीय सहायता देने वाली है। चलती बस में अचानक से भीषण आग लग गई, जहां 40 यात्रियों ने अपनी जान कूद करके बचाई। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के आगर पानी के पास कवर्धा से लखनऊ आ रही एक यात्री बस में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया और इस दौरान 40 से अधिक यात्री बस में सवार थे। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन यात्रियों ने तत्परता दिखाते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस को धू-धू करके जलता हुआ देखा जा सकता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई, जहां मामला कुकदूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के टाउनशिप भिलाई के लिए बड़ी खबर, जहां आने वाले 5 दिनों तक बिजली कटौती देखने को मिलेगी, जहां 2 से लेकर 7 दिसंबर तक मेंटेनेंस का काम चलने जा रहा है और इसके लिए शेड्यूल भी जारी हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के अंतर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हर साल की तरह एनुअल मेंटेनेंस का कार्य करने जा रहा है और इसके चलते टाउनशिप के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समय पर 2 से लेकर 7 दिसंबर तक 5 दिनों तक ये बिजली कटौती करी जानी है। बीएसपी के मुताबिक टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वार्षिक रखरखाव योजना के अंतर्गत साल 2024-25 के विद्युत मेंटेनेंस का शेड्यूल दे दिया है और इसके अंतर्गत अलग अलग दिन पर अलग अलग सेक्टर की बिजली का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा और इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक यहाँ की बिजली बंद रखी जानी है। बीएसपी प्रबंधन ने बताया कि ये मेंटेनेंस कार्य ब्रेकडाउन को कम करने, सिस्टम की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच एचटी सिस्टम को सही रखने के लिए टाउनशिप ने अलग अलग स्थानों में शटडाउन करके मेंटेनेंस का कार्य किया था। 3 दिसंबर को कांग्रेस सोसाइटी चलो अभियान लॉन्च कर रही है। भूपेश और बैच समेत सीनियर नेता सोसाइटियों का जायजा लेने पहुंचेंगे, जहां सरकार को उनकी कमियों को बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी एक बार फिर से साय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में सोसाइटी चलो अभियान चलाने जा रही है और इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता अलग अलग धान सोसाइटी केंद्रों में जाने वाले हैं, जहाँ की स्थिति क्या है इसकी जानकारी लेंगे। कांग्रेस के नेता सरकार को धान खरीदी और वहां पर हो रही अनियमितताओं को लेकर घेरते नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर में रहेंगे। बैज यहीं से अभियान में शामिल होंगे और बस्तर के किसी भी समिति में जाकर वहां निरीक्षण करेंगे। संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में रहेंगे। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को भी अपने क्षेत्र की सोसाइटियों में जाने को मौका मिलेगा। इसके अलावा पार्टी की ओर से सभी पूर्व मंत्री, विधायक और मौजूदा विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वो इस अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा सोसाइटियों तक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, ताकि वहां के हालात हैं और उनकी तस्वीर जो है वो सामने आई जा सके। और अब खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र की, जहां एक अनोखी घटना सामने आई है। जहां ग्राम पंचायत भवन सोनतराई के सामने स्थित एक महुआ के पेड़ पर आज सुबह तकरीबन 5 बजे एक भालू चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वन विभाग की 12 सदस्यीय टीम और थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर के नेतृत्व में आधा दर्जन पुलिसकर्मी रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। पेड़ की ऊंचाई तकरीबन 30 फीट होने के कारण भालू को सुरक्षित उतारने में मुश्किलें आ रही थी। रेस्क्यू की टीम 12 वन कर्मचारी और थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर के नेतृत्व में आधा दर्जन पुलिस कर्मचारी भी इसमें शामिल नजर आए। हालांकि आसपास की भारी भीड़ और शोर शराबे के कारण भालू को बचाने में कठिनाई आ रही थी। वहीं बात करें तो यहाँ पर जो है इसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और इस अजीबोगरीब घटना की वजह से लोगों के जो है सकते में आने की जो दिखाई स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी है।
छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा को लेकर जनवरी माह में प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे। गैर मौजूद होने पर छात्रों को दोबारा एग्जाम दिलाने का मौका नहीं मिलेगा। 10 से लेकर 31 जनवरी के बीच ये परीक्षाएं होने जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड क्लासेस के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये एग्जाम जनवरी माह में शुरू होगी। बाल्य परीक्षा की नियुक्ति स्कूल में नहीं होगी। वही बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल यहाँ पर बाल्य परीक्षा की नियुक्ति करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कहा गया है कि 10 से लेकर 31 जनवरी के बीच स्कूलों में ये आयोजित करना होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा में गैर हाजिर रहने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी परीक्षार्थी विद्यार्थी जो प्रैक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित कराए हैं, प्रैक्टिकल परीक्षा बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में आयोजित होने जा रही है और यदि किसी कारणवश बाह्य परीक्षक परीक्षा लेने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसके कारण सहित लिखित में अभ्यावेदन प्राप्त करके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तत्काल जिले के समन्वय संस्था से संपर्क किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आ रही है, जहां अमित शाह के दौरे से ठीक पहले 7 नक्सलियों को एक बार फिर से ढेर किया गया है। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना बॉर्डर पर टीएससीएम और डीवीसीएम और एसीएम मेंबर मारे गए हैं, जहां AK-47 समेत अन्य हथियारों की बरामदगी हुई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ग्रेहाउंड फोर्स ने महिला नक्सली समेत कुल 7 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों ने मौके से एक AK-47 समेत अन्य हथियारों की बरामदगी की है। वहीं बताया जा रहा है कि सुबह से दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही थी। मामला तेलंगाना के मुलुगु जिले के ईटू नगरम थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सभी नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सली किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया। इसी हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर दौरे पर आने वाले हैं। वहीं मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। इनमें तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर, डिविजनल कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर और पार्टी के 2 सदस्य शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। प्रदेश में इस साल 207 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। रायपुर में दीपक बैज ने साय सरकार को चैलेंज किया। पीसीसी चीफ ने कहा कि दम है तो एफआईआर करो। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि झूठ लगातार दीपक बैज के द्वारा फैलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार को चुनौती दे दी है। बैज ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि हिम्मत है तो दीपक बैज पर एफआईआर करिए। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में कई तरह की गड़बड़ी का दावा किया है। बैज ने कहा कि अगर वो गलत है तो उन पर एफआईआर कर दी जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इन दावों को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इसको झूठा करार दिया। दीपक बैज ने रायपुर में कहा कि 20% धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर 21 क्विंटल धान नहीं लिया जा रहा। बाकी के 80% केंद्रों में कहीं 6 क्विंटल, कहीं 8 क्विंटल तो कहीं 14 क्विंटल इस तरह से धान खरीदी हो रही है। ऊपर से सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है, एफआईआर की धमकी दे रही है। मैं इस सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि समितिवार खरीदी केंद्रों की अनावरी रिपोर्ट यानी कहां कितना धान लिया गया इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। रायपुर में 260 पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है और एक ही थाने में लंबे समय से जमे कांस्टेबल का तबादला हुआ है। एसआई और 10 एएसआई भी इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 260 पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक ही थाने में लंबे समय से जमे कांस्टेबल्स को हटाकर दूसरे थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कि पुलिसिंग व्यवस्था बेहतर हो सके। इस आदेश में एक सब इंस्पेक्टर और 10 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। रायपुर एसएसपी ने एक दिन पहले ही शनिवार को थानेदारों की बैठक ली थी। बताया जा रहा है कि इस क्राइम मीटिंग में चर्चा थी कि जिले के तकरीबन 400 से 500 पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। वहीं रविवार को जो लिस्ट आई उसमें तकरीबन 260 पुलिस कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। इसके बाद से ये संभावना है कि तबादले की दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर जल्दी आ सकती है।